नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं। मेरा नाम है आशीष ठाकुर और आप सभी का वार्म वेलकम है यूपीएससी स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर। अगेन अब 2025 पीसीएस यूपी का एंड आरओ 2023 का जो री एग्जाम होना है मार्च 2025 में, उसके लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस पॉलिटी के माइंड मैप सेशन को। और सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसी तरीके से हम अपने पूरे जो इंटायर पॉलिटी है उसको हम विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप हम कवर करेंगे। एंड जैसे आप सभी ने देखा था कि यूपी पीसीएस 2024 के अंदर क्वेश्चन माइंड मैप से फंसे हैं, हम ट्राई करेंगे कि जो आने वाला जो एग्जाम है आरओ का या फिर यूपी पीसीएस का या फिर जो बीईओ आने वाला एग्जाम है, वहां पर भी हम ऐसी आशा करते हैं कि जो जो क्वेश्चन है वो इस माइंड मैप सीरीज से फंसेंगे। क्लियर। तो आज का जो सेशन है यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें पूरा जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर, वो दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट है। क्लियर। जिसमें हम बात करते हैं जो दो पार्ट है, एक तो आता है आपका कंपनी रूल जो कि आता है 1773 से लेके 1857 तक। एंड सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है क्राउन रूल जो कि आता है 1858 से लेके 1947 तक। पॉइंट क्लियर, यस और नो। अब अगेन सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में एज एन ट्रेडर के तौर पे इंडिया में आती है। और एक क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा है कि फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो वो हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी इन द 1757। जो पूरी कहानी है वो चेंज होती है कब से, बैटल ऑफ बक्सर से, जो कि होता है आपका 1764। और थोड़ा सा डेट याद रखिएगा क्योंकि पेपर अगर मैं बात करता हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, वो काफी इन डेप्थ पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे डेट में भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो अक्टूबर 22 1764 में ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भाई कौन कौन थे। एक तो हम बात करते हैं मीर कासिम, वो कौन थे, नवाब थे किसके, बंगाल के। आपके सुजाउद्दौला जो कौन थे, नवाब थे किसके, अवध के। एंड मुगल एम्पर शाह आलम टू, और एक तरफ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। एंड जब हम बात करते हैं आउटकम क्या होता है, अगर आप देखें डिसिसिव ब्रिटिश किसकी विक्ट्री होती है, ब्रिटिशर्स की विक्ट्री होती है आपका, लीडिंग द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर हम बात करते हैं जो आउटकम क्या होता है कि भाई यहां पर इलाहाबाद की संधि होती है, क्या होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है 12 अगस्त 1765 के अंदर, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पर शाह आलम टू के बीच में क्या होता है, ये ट्रिटी साइन होती है। अब इस ट्रिटी का आउटकम क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। इट ग्रांट द दीवानी राइट। अगेन ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं दीवानी राइट्स के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपी पीएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इवन अगर हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में, तो वहां पर भी पूछा गया है कि एग्जैक्टली दीवानी राइट्स का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम बात करें दीवानी, दीवानी का मतलब है भाई दो चीज। क्लियर। एक तो है टैक्स या फिर रेवेन्यू, क्या है आपका, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर। और साथ में आता है भाई सिविल राइट, ये ध्यान दीजिए, क्या है आपका, साथ में आता है सिविल राइट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और कौन कौन से एरिया के, तो सबसे पहले है आपका बंगाल, दूसरा है बिहार, और तीसरा आता है आपका उड़ीसा। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी make the beginning of the political and economic control over the these region। अगर आप देखें ओवरऑल जो कंसर्न क्या होता है वो होता है रेवेन्यू कैसे भी कैसे आपका कलेक्ट हो। एंड अगर आप एक चीज देखें, जब भी हम बात करते हैं 1773 से लेके आपका टिल 1833, अगर आप यही टाइम ड्यूरेशन अगर आप देखें, तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है कि भाई ये ट्रेडिंग से, किससे, व्यापार से, ये अपना जो एम है वो चेंज करते हैं कहां पर, आपका रूलिंग में, कहां पर, रूलिंग में ये चेंज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर, यस और नो। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टेट का, चाहे इवन यूपीएससी का है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है भाई यहां पर। क्लियर। अब अगेन हमने एक चीज देखी भाई, दीवानी राइट्स मिल गई है किसको, ब्रिटिशर्स को। क्लियर। अब ये क्या करेंगे, अब ये धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। और इसी को हम बोलते हैं पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कंपनी रूल के बारे में, तो टेन्योर क्या है आपका 1773 टू द 1858। और सेकंड हम बात करते हैं क्राउन रूल जो कि आता है 1858 से लेकर 1947।
और आज के इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे किसको, कंपनी रूल को। क्लियर? तो आज हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, आज हमारा पूरा जो फोकस रहेगा आपका वो 1773 से लेके पूरा 1857 तक रहेगा। क्लियर? 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 में आता है चार्टर एक्ट, 33 चार्टर एक्ट आता है आपका, एंड 57 में आता है आपका जो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। उसके बाद जो कहानी है या फिर कहते हैं जो पूरा जो तख्ता पलट है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब वन बाय वन हम यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा आता है यहाँ पर? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और यहाँ पर कंपनी के दो काम को मान्यता दी जाती है, एक तो होता है पॉलिटिकल वर्क और दूसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। क्या आता है आपका? एक तो है पॉलिटिकल वर्क और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं पर भी हमने कॉमर्शलाइजेशन या फिर कॉमर्स या फिर वाणिज्य की हमने बातें नहीं करी हैं। क्लियर? एक काम है पॉलिटिकल और दूसरा काम कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रपोज के बारे में, एड्रेस मिस मैनेजमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां पर क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ए टू जेड एवरीथिंग को। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर को रीनेम करके किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग थे, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे यहाँ पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यहां ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एस्टेब्लिशमेंट द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं यहीं पर बात करता हूं कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर को रीनेम करते हैं और चेंज करते हैं कौन सा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड द वॉरेन हेस्टिंग इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यही कौन थे? यही थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी। कौन थे यहां पर? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी। क्लियर? अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के बारे में, क्रिएशन ऑफ द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, और इनिशियली कौन थे आपके? क्लेवरिंग थे। यहां पर हम बात करते हैं मॉनसून से आपके, क्लियर, बेरवेल थे और आपके फ्रांसिस थे। ये कौन थे आपके? ये 4 मेंबर थे। किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर। किसके अंदर? गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर। फिर यहीं पर हम बात करते हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है या स्टैब्लिशमेंट होता है कहां पर? कलकत्ता के अंदर 1774 में। क्लियर? अगर हम बात करते किस एक्ट में आता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। क्लियर? अगर आप पूछें कि भाई कब से वो स्टार्ट होता है आपका, तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द 1774। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में केवल वर्ड के अंदर ही जो पूरी कहानी है वो यहां पर चेंज हो जाती है, तो प्लीज थोड़ा सा यहां पर इसको फिगर आउट जरूर कीजिएगा। शॉर्टेड? फिर हम बात करते हैं यहां पर की प्रोविजन के बारे में, द ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली के बारे में बात करी गई है यहां पर, एंड एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्टेड? और यहीं पर हम बात करते हैं कोई भी जो नेटिव जो ब्रिटिशर्स है आपका, वो किसी भी नेटिव इंडियन से किसी प्रकार का उपहार या टोकन ऑफ मनी यहां पर नहीं लेगा। और दूसरी बातें क्या होती हैं कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर इंगेज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? तो ये था आपका माइंड मैप ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उम्मीद करता हूं यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं, एंड क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले एक एक्ट आता है 1781 का, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो है आपका 1781। जो भी खामियां रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर होती हैं उसको थोड़ा बहुत ओवरकम करते हैं कब? यहां पर 1781 के अंदर। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर दो बातें हैं। यहां पर एक तो पॉलिटिकल काम को मान्यता दी जाती है, क्लियर, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, किसका? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मान्यता दी जाती है। और यहां पर एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है आपका। क्लियर?
फिर हम बात करते हैं 1784 के अंदर पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर दो काम को मान्यता दी, एक तो कौन सा है, एक तो है आपका पॉलिटिकल और दूसरा कौन सा है, कॉमर्शियल वर्क को, कौन सा आपका जो व्यापारी मान काम है उसको मान्यता दी जाती है। और यहीं पर एक नई बॉडी गठन होता है, इसका नाम है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या है आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और अगर आप देखें इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ड्युअल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्युअल गवर्नमेंट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। चलो बात करते हैं यहां पर एस्टेब्लिशमेंट अ सिस्टम ऑफ द ड्युअल गवर्नमेंट कंट्रोल बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, जितना भी पॉलिटिकल वर्क होगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जितना भी मिलिट्री वर्क होगा और जितना भी रेवेन्यू वर्क होगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल जो कॉमर्शियल काम है, कौन सा आपका व्यापार या वाणिज्य काम है, उसको कंट्रोल करेगा। इसलिए मैंने बताया था कि कहीं पर भी जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, वहां पर कॉमर्शियल वर्क का या कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बातें नहीं करी गई हैं। अगेन कम टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द क्रिएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द ब्रिटेन to oversee the East India Company administration composed of the 6 member including the government minister। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितने मेंबर होते हैं भाई, 6 मेंबर होते हैं कहां पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। फिर हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर, ये कंपनी का जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसको मैनेज करेगा। क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर, एंड टुक ऑर्डर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, आपकी सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पे वो एक्ट करती है यहां पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एंड यहां पर अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रेंथ करता है आपके ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अगर हम एक चीज देखें कि 1773 से पहले जो 3 प्रोविंसेस थे, अगर हम देखें, एक तो थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, एक थे गवर्नर ऑफ मद्रास और एक थे गवर्नर ऑफ बंगाल। तीनों क्या करते थे, अलग अलग काम करते थे। 1773 के अंदर जब गवर्नर जनरल की उपाधि आई गई, तो उसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास क्या होते हैं, उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये भी पॉइंट आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव एंड जो जुडिशियल रिफॉर्म है, इंट्रोड्यूस अ रिफॉर्म टू इंप्रूव द गवर्नेंस एंड एफर्ट टू रिड्यूस द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। यहां क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं करप्शन को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस मूवमेंट पे बहुत ज्यादा करप्शन था। अगर हम एक बात देखें, जब वॉरेन हेस्टिंग इंडिया से कहां पर वापस ब्रिटेन गए थे, तो उस टाइम उनके पास 20,000 पाउंड उनके पास में थी, और उस मूवमेंट पे इतना पैसा होना बहुत बड़ी बात थी। क्लियर, फिर हम बात करते हैं टेरिटोरियल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में। भाई उस टाइम जिस भी एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा, वो क्या हो जाएगी, वो ब्रिटिश पोजेशन कहलाई जाएगी। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड डिफाइन द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एस्टैब्लिश अ क्लियर लाइन ऑथोरिटी एंड द ओवरसाइट। और इंपैक्ट क्या होता है, इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को एंड गवर्नेंस को बहुत ही सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। एंड लेट द ग्राउंड वर्क मोर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल इन द फ्यूचर। ये इसीलिए अगर हम देखें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, वहां से मल्टीपल क्वेश्चन क्यों फ्रेम होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आप यहां पर समझ पा रहे होंगे। पॉइंट क्लियर, यस और नो। चलिए अब हम बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक टाइमलाइन देखें कि 1793 से फिर आता है 1813, फिर आता है 1833 और फिर आता है आपका 1853। तो जो बेसिकली जो सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटेन के अंदर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक साथ पावर नहीं दे रहा है, 20-20 साल की पावर को क्या कर रहा है, वो एक तरह से रिन्यू कर रहा है एक तरीके से। क्लियर, एंड रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर 20 ईयर मोर, क्या आप कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू द कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया
अगर हम देखें कि जो वर्ड है ट्रेड मोनोपोली, मतलब ब्रिटेन से एकमात्र कंपनी है कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया पर या फिर ईस्ट इंडीज पर व्यापार करेगी, और ब्रिटेन से कोई और कंपनी, कोई भी और मर्चेंट इंडिया पर ट्रेड नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर। और गवर्नर जनरल को भाई यहां पर और पावर दी जाती है, एंड अलाउ द कंपनी टू रेज डिविडेंड टू द 10%। अगेन भाई जिन लोगों को स्टेक होल्डर्स हैं भाई उनको पैसा तो चाहिए आपका। अब यहां पर क्या है भाई, यहां का खर्चा भी हमें यहीं से निकालना है, और ब्रिटेन में जो जो बेसिकली जो लोग हैं उनका खर्चा भी हमें इंडिया से ही निकालना है, आपका डिविडेंड देना है आपका। एंड गवर्नर जनरल अथॉरिटी के बारे में हम बात करते हैं। गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन ऑन द सर्टेन केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर 2015, और ये आरओ मेंस के अंदर भी पूछा गया है आपका। एन ऑथोरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। पॉइंट क्लियर, यस और नो? किसी भी एस्पिरेंट को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग प्लीज यहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं यहां पर ट्रेड लाइसेंस, इंपॉर्टेंट है। कंपनी ग्रांटेड ऑथोरिटी टू इशू ट्रेड लाइसेंस टू द इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉय एंड लीड द शिपमेंट ऑफ द ओपियम टू चाइना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहां से काफी बार पूछे गए हैं। अगेन रिन्यू करते हैं भाई पावर को 20 साल के लिए, अगेन ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड ट्रेड के बारे में बात करते हैं, यहां पर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यूपीपीएससी ने मल्टीपल टाइम पूछा है कि एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। क्लियर? अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाए तो ईस्ट इंडिया की जो इंडिया में ट्रेड मोनोपोली है वो क्या होती है, वो कंप्लीटली एंड होती है। मतलब अब जो इंडिया है यहां पर ब्रिटेन से और भी जो व्यापारी हैं वो इंडिया में आकर व्यापार कर सकते हैं। बट अगेन ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाय में और चाइना के साथ जो एक अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है, बाकी और के अंदर और भी जो ट्रेडर्स हैं वो आ सकते हैं। अगर आप एक चीज देखें भाई, अफीम का व्यापार हो रहा है आपका, इंडिगो चल रहा है उस मूवमेंट पे, स्पाइसेस चल रहा है, तो बहुत सारे और भी चीज थे अगेन। बट यहां पर चाय और चाय के साथ व्यापार में क्या था, एक अधिकार था। एंड ओपन अप द इंडियन ट्रेड टू प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट, जिसके बारे में हमने बात करी है। एंड मिशनरीज एक्टिविटीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी एग्जाम में पूछा गया है। एंड अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया एंड टू प्रमोट द एजुकेशन। क्लियर? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 साल 1 लाख रुपए देने के बारे में जो बातें हैं वो भी ऑन पेपर कही गई थी, बट वो कभी हुआ नहीं था, वो अलग बात है। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया जाता है कि आप इंडिया में आइए और अपने धर्म को प्रमोट कीजिए। क्लियर? अगेन यहीं पर अगर हम बात करते हो, एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इंडिया में जो ट्रेड है वो क्या होता है आपका, वो कंप्लीट एंड होता है, यस और नो? क्लियर? और अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, व्यापारी वर्चस्व है, वो क्या होता है, वो पार्शली एंड भी होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि चाय और चाइना के साथ तो व्यापार में तो एक अधिकार किसका था, ब्रिटिशर्स का, तो ये पार्शली एंड हो गया। और केवल अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में एक अधिकार था, किसका, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंड हो जाती है। तो अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दोनों ही कथन सही है, प्लीज यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यस और नो? क्लियर सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म। कंपनी रिक्वायर्ड टू एलोकेट फंड फॉर प्रमोशन फॉर द एजुकेशन इन इंडिया, और कितना देंगे भाई, हर साल 1 लाख रुपए के आस का सम ये देंगे, बट ये कभी देते नहीं है। डायरेक्ट फंड टू पब्लिक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, strengthening the power of the governor general and enhance the legislative power for the Indian administration. Clear? Very very important. Judicial reform के बारे में अगर हम बात करते हैं, establish new legal framework to improve the justice system. Again very very important. 2018 प्रीलिम्स के अंदर ही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड कंपनी रोल
shifted focus from purely commercial to the administrative function in India. अगेन ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंडिया में तो ट्रेड मोनोपोली एंड हो चुकी है इनकी, तो इंडिया में प्योरली क्या बन गई है, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है रेदर देन द कॉमर्शियल. बट जब भी हम बात करते हैं 1833 जो नेक्स्ट एक्ट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो क्या होती है, वो कंप्लीट एंड होती है ऑल एस्पेक्ट में. एंड नाउ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाती है, ये एक रूलिंग कंपनी बन जाती है. क्या बन जाती है, एक रूलिंग कंपनी बन जाती है. और यहीं पर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट किसके बारे में, गवर्नर ऑफ इंडिया. द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को रीनेम करता है और चेंज करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में. पहले कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग थे. लास्ट कौन थे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक. एंड लास्ट कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे. कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे. ध्यान दीजिएगा. एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांटिंग हिम ग्रेटर ऑथोरिटी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट टू होल्ड दिस टाइटल. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया है हमारे यूपीपीएससी एग्जाम के अंदर. लेजिस्लेटिव पर क्या हम बात करते हैं, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज गिवन एक्सक्लूसिव, मतलब केवल ये अधिकार किसके हाथ पास है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में. कौन सी, अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कानून बनाने शक्ति, लॉ मेकिंग पावर के बारे में जो बातें हैं वो यहां पर की जा रही है. यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक माइंड मैप बनाए, ध्यान दीजिएगा, क्लियर. अगर आप देखें ये हमारा भारत है प्यारा, यहां पर कौन है, यहां पर है गवर्नर ऑफ बॉम्बे, क्लियर. यहां पर कौन है, यहां पर है गवर्नर ऑफ मद्रास. और यहां पर कौन है, ये है यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अगर आप एक चीज देखें कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास जो भी कैसी पावर होंगी, लेजिस्लेटिव, या इनके पास जो भी कानूनी शक्ति होगी, इनके पास जो भी कानूनी शक्ति होगी, इनसे क्या होंगे, ये वंचित हो जाएंगे. और ये पावर किसके पास आ जाएगी, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ जाएगी. और अगर केवल मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है. ध्यान दीजिएगा. एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात करते हैं. द नंबर ऑफ मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज. ए न्यू मेंबर वाज अपॉइंटेड टू हैंडल द लॉ रिलेटेड मैटर. जो मैक्यूलर रिफॉर्म है हम बात करते हैं, यहीं पर आता है आपका शॉर्टेड. चलिए फिर हम बात करते हैं कंपनी का जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डायरेक्टेड टू सीज टू इट्स कॉमर्शियल ऑपरेशन एंड फोकस सोली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल. अगर आप देखें कि यहां पर जो व्यापारी काम था या फिर जो कॉमर्शियल मामले थे वो क्या हुए थे, वो एंड हो चुके थे. अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल वर्क पर पूरा क्या करेगी भाई, ध्यान देगी. ये ध्यान दीजिएगा. एंड ओपन कंपटीशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा. ये क्वेश्चन भी यूपीपीसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है. यहां पर क्या करते हैं ये लोग, ओपन कंपटीशन के लिए अटेम्प्ट करते हैं. क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं. इंट्रोड्यूस नहीं होता है. द एक्ट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, अलाउ इंडियन टू पार्टिसिपेट इन एडिशन. बट ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में अटेम्प्ट पूछा है तो आप मार्क करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट. अगर क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं, केवल दिया है आपका इंट्रोड्यूस, तो आप बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट. ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन आयोग ने पूछा है और यहां पर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं. लॉ कमीशन के बारे में बात करते हैं आपका. द एक्ट एस्टैब्लिश द लॉ कमीशन टू रिव्यू एंड कोडिफाई. कोडिफाई आईआरपीसी सीआरपीसी जो है आपका, अगेन किसके द्वारा, लॉर्ड मैकुले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर पूछा गया है. ये ध्यान दीजिएगा. शॉर्टेड. एंड लास्ट एक्ट जो आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन द कंपनी रूल. तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा. अब हम बात करते हैं. द एक्ट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम इन द कंट्री. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से आती है आपका, ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी और यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर भी पूछा गया सवाल है आपका. ध्यान दीजिएगा. एंड काउंसिल वाज गिवन ऑथोरिटी टू मेक लॉ
फॉर द ऑल ब्रिटिश इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ओपन कंपटीशन, द एक्ट रिन्यूड द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट एंड पे वे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, कब, 1853 के चार्टर के अंदर। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कहां पर, एग्जाम्स के अंदर। शॉर्टेड, अगर आप देखें 1833 के अंदर जो बातें हैं वो करी गई हैं, अटेम्प्ट किया गया, ट्राई किया गया, बस उसको इंट्रोड्यूस किया गया कब, आपका 1853 के अंदर। और एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमने देखा कि 1793, फिर 20 साल 1813, फिर 20 साल 1833, देन 53। 1853 के बाद कंपनी का जो 20 रूल का जो प्रावधान था 20 साल का, वो यहां पर मेंशन नहीं किया जाता। तो यहां पर क्या लिखा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज एक्सटेंडेड बट नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड, मतलब इसके आगे कोई भी 20 साल 30 साल 40 साल के बारे में जो बातें हैं वो नहीं की गई थी। एंड एम्प्लॉइंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड टर्मिनेट इट एनी टाइम, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी इस रूल को या इस कंपनी को कभी भी टर्मिनेट कर सकती थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी जो कंसर्न है वो यहीं पर आता है। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज इंक्रीज टू 10। क्लियर, अगेन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसी अगर मैं बात करता हूं, आरओ एआरओ मेंस के अंदर भी पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट एंड प्रोविंसेस लॉ कमीशन, द एक्ट लेड टू कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ कमीशन व्हिच वाज टास्क्ड विद द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, अगेन लॉर्ड मैकुले, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर, बताइए यहां तक कोई डाउट। और अगेन अगर आपको ये सारी चीज बढ़िया लगी हैं और आप भी कर रहे हैं यूपीपीसी 2025 की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं निश्चय 2.0 बैच के अंदर। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स के जो भी एस्पेक्ट हैं आपको फुल लेंथ टेस्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, वो सारे मिलेंगे आपको। इवन मेंस में आंसर राइटिंग आपको एक मेंटोर मिलेगा कि भाई आपका जो आंसर है वो आप कहां पर आप सिलेक्ट करें, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। और इंटरव्यू तैयारी इन केस अगर आप यूज करते हैं एडी लाइव तो आपको ये कोर्स मिल जाता है 9,999 रुपए के अंदर। क्लियर, देखिए पूरी टीम है और ये 6 जनवरी से ये बैच क्या हो रहा है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है। अगेन अब हम बात करते हैं आरओ के बारे में। मार्च 2025 में इस एग्जाम की होने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। और जैसा यूपी पीसीएस 2024 के अंदर चीजें चेंज हुई हैं, आपको थोड़ी सी इन डिटेल तैयारी करनी होगी, तो आप इस बैच के अंदर अपनी प्री और मेंस को आप इंश्योर कर सकते हैं मात्र 3,499 रुपए में, वो भी यूज द कूपन कोड AD लाइव। क्लियर। और लास्ट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आपका 2024 प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा गया है और आपको करना है मेंस की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं उन्नति बैच के अंदर। और अगेन अगर आप यूज करते हैं AD लाइव तो आपको एक कोर्स बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर, एंड जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है वो, एंड जो आपके मॉड्यूल टेस्ट हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड होंगे। 4 जनवरी से बेस्ट स्टार्ट रहा है, आज 2 तारीख है, 2 दिन के बाद बेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक आपके पास टाइम है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है 76 में आप लिख देता हूं 764000 एंड 3000 पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि भाई हमें काउंसलिंग करानी है, देन फिर आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ करते हैं इस माइंड मैप सेशन को ओवर, और उम्मीद करता हूं आपको ये माइंड मैप बहुत अच्छी लगी होगी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिट हो जाएंगे। एंड कल करते हैं सेशन को ओवर, मिलते हैं आप सभी से कल, जब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी को।